सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित वास्तविक प्रश्नों के हलों को देख रहे हैं। सेकंड वीडियो है मेरा। पहले वीडियो में 20 कोड थे, दूसरे में 20 मिल रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन था आज का, समीकरण ने कहा a1x + b1y + c1 = 0, a2x then b2y then c2 = 0 से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। उसकी कंडीशन क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। क्लियर? तो इस खालिस्तान में क्या आएगा हमारा? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। दूसरा समीकरण लिखा है a1x then b1y then c1 = 0। दूसरा समीकरण हमारा a2x then b2y then c2 = 0 से निरूपित रेखाएं समानांतर होंगी। कब होंगी? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर नहीं होता है c1/c2, है ना? तो हम यहाँ लिखते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। क्लियर? थर्ड था हमारा समीकरण लिखा है a1x then b1y then c1 = 0, a2x then b2y then c2 = 0 से निरूपित रेखाएं संपाती होंगी। तो संपाती की कंडीशन होगी तीनों बराबर होंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर c1/c2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मैं दो बात और यहाँ तैयार करना चाहूंगा। इस टाइप के देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है a1x then b1y then c1 = 0, a2x then b2y then c2 = 0। हम कहते हैं इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे की शर्त क्या है? तो यही होती है। तो मैंने बाजू में लिख दिया, आपका अद्वितीय हल लिख दिया। सवाल ये लिए यदि परीक्षा में पूछे कि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, तो आप यही कंडीशन करोगे तो मैं डिब्बे में लाएंगे। सही है? ऐसे ही यदि वो कहे कि समीकरण की हमें कोई हल नहीं, कंडीशन क्या है, तो उसकी कंडीशन भी यही होती है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और थर्ड, ये आकार रूप से अनेक हल होते हैं, उसकी कंडीशन होती है। इसको मैं यहाँ बाजू लिख दे रहा हूँ, आकार रूप से अनेक हल होते हैं। एग्जाम में इस प्रकार की बातें आते रहते हैं, अनेक रूप से अनेक हल होते हैं। अब एक बात, ये बात हो गई हमारी रेखाएं वाली बात हो गई, किस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं, अनंता निकाय, ये वाली बात हो गई। एक बात और होती है, संगत असंगत पूछते हैं। यदि पहला कंडीशन लगती है तो संगत समीकरण को कहलाता है, और थर्ड लगती है तब भी संगत समीकरण को कहलाता है, बीच वाले का संगत कहलाता है। तो वो संगत, असंगत और संगत वो भी लिख दे रहा हूँ। आपको 3 क्वेश्चन के साथ 3 और तैयार हो जाए, है ना? 3 के 6 और तैयार हो गए हैं। हम कहेंगे ये कंडीशन लगती है संगत कहते हैं, संगत होगा, इसमें असंगत होगा और इसमें संगत होगा। हमने इन 3 से बाकी 6 को भी समझ लिया है। क्लियर? आगे देखेंगे आप द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घातों को द्विघात समीकरण कहलाता है। और सब हमें मानक रूप लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। हम जानते हैं ax² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जहां a b c वास्तविक संख्या होती है और a बराबर नहीं होता है शून्य के। ध्यान रखेंगे, जहां a b c वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है शून्य, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप। सेकंड होता है हमारा 5वां, द्विघात समीकरण के चर के संख्या कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात समीकरण के में चर की अधिकतम घात 2 होती है। क्लियर? अगला द्विघात समीकरण ax की घात 2 bx c = 0 के द्वितीय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वो डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हमने पढ़ा था 20 और -40।
तो आप d बराबर 20 का माइनस 4ac ले सकते हो या 20 का माइनस 4ac ले सकते हो व्यक्तिगत के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये व्यक्तिगत ज्ञात करने का सूत्र है। ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो मैंने d से दर्शा दिया। अब व्यक्तिगत बराबर 20 का माइनस 4ac भी लिख सकते हो। आगे विकर्ण समीकरण दे रखा था, दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं कि शर्त क्या है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसके दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। इसकी कंडीशन शर्त क्या है, हम कहेंगे इसके लिए जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वह बड़ा होना चाहिए 0 से। b स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। सही है। अब दो ऐसे ही अगला था हमारा द्विघात समीकरण दिया था ax की घात 2 b c बराबर 0। इसके दो बराबर का वास्तविक मूल होते हैं, तो उसकी शर्त क्या होती है, तो वो उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, आगे हम आएंगे एक द्विघात समीकरण वही है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। वास्तविक मूल नहीं होगी, शर्त क्या होती है कि b स्क्वायर प्लस 4ac इज लेस देन 0, यानी छोटा हो 0 से। तो कौन सा सूत्र लग जाता है हमारा इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। ठीक है, आगे चलेंगे आप। द्विघात समीकरण दिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके मूल लिए थे अल्फा बीटा, तो अल्फा से बीटा का मान क्या होता है, कल भी देखा था, वो बहुपद के लिए माइनस b अपान समीकरण है, और कल बहुपद देखा था हमने, तो माइनस b अपान इसी टाइप से अगला क्वेश्चन था हमारा द्विघात समीकरण दिया था इसकी घात 2 b c बराबर 0 के मूल हमें अल्फा बीटा दिए थे, तो गुणनफल क्या होता है n अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपान होता है। बहुत दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो c अपान होता है। आगे देखिएगा द्विघात समीकरण c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र क्या है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं अपन। ये क्या है वो लिखना है, तो हम लिखेंगे x बराबर इससे बढ़ेगी लाइन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। ये द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र है ये। ठीक है, आगे द्विघात समीकरण दे रखा था एक प्लस b प्लस c बराबर 0 के दो बराबर व वास्तविक मूल होते हैं, तो वे मूल क्या होंगे, माइनस b अपान 2a होंगे। क्या होंगे, माइनस b अपान 2a कामा माइनस b अपान 2a। यदि द्विघात समीकरण हमारे पास दे रखा था x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो बराबर का वास्तविक मूल होते हैं, तो वे मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम माइनस b अपान 2a के माध्यम से ज्ञात करते हैं, माइनस b अपान 2a माइनस b अपान 2a। ठीक है, चलिए आगे। काल्पनिक श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या समांतर श्रेणी कहते हैं हम, इस खालिस्तान में हमने समानांतर रख दिया। आगे समांतर श्रेणी में सारवांतर धनात्मक ऋणात्मक या खालिस्तान होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्या लिखेंगे इसमें अपन, शून्य। जो अपन सारवांतर निकालते हैं ना, डी कहते हैं चौथी पद में से प्रथम पद या तीन में से चौथी पद घटाते हैं तब मिलता है, तो कैसे होता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। देखिएगा, यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो सारवांतर डी हो, तो उसका व्यापक रूप a कामा a प्लस b प्लस कामा a प्लस 2b कामा a प्लस 3d टाइप का होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद a तथा सारवांतर d हो, तो ab का व्यापक रूप a प्लस b a प्लस 2b a प्लस 3d इसी तरह से अन्य पद होंगे हमारे, ये हो। समांतर श्रेणी का
व्यापक रूप ए प्लस बी ए प्लस 2d ए प्लस 3d इस टाइप से एन बार है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है। 17 देखिएगा, प्रथम पद है ए तथा सार्वंतर डी वाली समांतर घड़ी का एन वे पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है। प्रथम पद ए हो सार्वंतर डी हो, तो हम जानते हैं इसे हम निकालते थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालते हैं। अब इसी प्रकार से कोई समांतर घड़ी नहीं रहती है, प्रथम पद ए है सार्वंतर डी है, तो योगफल जो एन होता है किस सूत्र से निकाला जाता है, तो हम कहते हैं, देखिएगा मैंने पहले बताया था आपको कि एस एन बराबर, पहले ये सूत्र लिख लो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यहाँ 2 लगा दो, ऊपर बड़ा लगा दो, ये एन बटे 2 कर दो, तो ये एक पल का सूत्र हो जाता है, ये ऊपर क्या करने का सूत्र हो जाता है। अगले पद में यदि ए बी सी ए बी में हो तो तब बी बराबर क्या होता है, बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए सी ए प्लस सी अपन 2 होता है। अगला एक ए बी दे रही थी 3 1 ऋण 1 ऋण 3 का सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर दो तीन पद में प्रथम पद घटा के निकालते हैं हम, जैसे ही एक में से 3 कम करेंगे ऋण 2 बचेगा, तो सार्वंतर होगा -2 होगा, -2। इस तरह से ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये सेकंड वीडियो था। इसके बाद हम अगला वीडियो हमारा